अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन के पास पेपर में आने वाले एमसीक्यू जो कि 2009 से लेकर 2019 तक जितने भी एमसीक्यू आए हुए हैं उन तमाम एमसीक्यू को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए, हमारे पास जो पहला एमसीक्यू है वो 2009 एनटीएस के पास पेपर में आने वाला एमसीक्यू है और वो एमसीक्यू है द रेडियस ऑफ द मून इज 27% ऑफ द अर्थ रेडियस एंड इट्स मास इज 1.2% ऑफ द अर्थ मास। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। हमें कहा जा रहा है कि जो मून की रेडियस है वो 25% है और इसका जो मास है वो 1.2% है। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। हमें बताना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मून की सरफेस पे बताना है। टेक्स्ट बुक का एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का ये सवाल है। उम्मीद है तमाम बच्चों ने फर्स्ट ईयर में भी ये किया हुआ होगा और तमाम बच्चों की प्रैक्टिस होगी। तो टेक्स्ट बुक का सीधा सीधा सवाल है और कुछ बच्चों को तो जबानी भी याद होगी कि भाई मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे के पॉइंट नहीं भी याद तो इतना तो जरूर याद होता है सब बच्चों को, 1.6 जो है वो मून की सरफेस पर ग्रेविटी की वैल्यू है। एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है इसीलिए हम इसको यहां सॉल्व नहीं कर रहे। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है और जिसको जबानी याद है तो उसने तो सीधा सीधा मार्क कर दिया होगा। 2009 के बाद अगला हम तलाश करते हैं कि कौन सा सवाल है इस चैप्टर के हवाले से, हम इसकी तलाश में हैं और अगला सवाल जो हमें पास पेपर में मिल रहा है वो इस चैप्टर से रिलेटेड वो हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और वो है आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैन बी सप्लाइड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेज सो दैट द नॉर्मल फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैन बी जनरेटेड फॉर द एस्ट्रोनॉट। हमें कहा जा रहा है आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैन बी सप्लाइड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेज सो द नॉर्मल फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैन बी जनरेटेड फॉर द एस्ट्रोनॉट। भाई एस्ट्रोनॉट जो होते हैं ना सैटेलाइट में जाते हैं तो वो वेटलेसनेस की स्टेट में होते हैं और इस वेटलेसनेस की स्टेट को ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ता है ताकि वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करें और वो वेटलेसनेस की स्टेट से बाहर आए। तो ए में कहा जा रहा है रोटेटिंग द स्पेसक्राफ्ट को रोटेट करें। बी में कहा जा रहा है बैक एंड फोर्थ मोशन कराएं स्पेसक्राफ्ट की, नहीं। सी में कहा जा रहा है अप एंड डाउन मूवमेंट कराएं, नहीं। इसमें कहा कीपिंग द स्पेसक्राफ्ट स्टेशनरी, नहीं। तो रोटेटिंग द स्पेसक्राफ्ट अराउंड इट्स ओन एक्सिस। पूरा सेंटेंस ये होना चाहिए कि स्पेसक्राफ्ट को अपने एक्सिस पर रोटेट करवाने से आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये 2011 में आने वाला सवाल है। अगला सवाल हम तलाश करते हैं और वो 2012 में आने वाला सवाल है। देखते हैं 2012 में इस चैप्टर से क्या सवाल था और बहुत ही आसान सवाल। द मास ऑफ द अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज गिवन बाय। मैं उम्मीद करता हूं ये मैट्रिक फिजिक्स वाला बच्चा भी आंसर दे देगा। मास ऑफ अर्थ पूछा गया है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक मास ऑफ अर्थ क्या है, तो उम्मीद है सबको ये जबानी याद होगा। 5.98 एक्सपोनेंट 24 किलोग्राम जो है ये क्या है, मास ऑफ अर्थ है। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन सी है। फिर उसके बाद अगला सवाल हम तलाश करते हैं। हमें अगला सवाल कौन सी ईयर में आया है वो हम भी देखते हैं। तो अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर इस वक्त जो है वो हमारे सामने ये है। अ मून ऑफ मास m ऑर्बिट्स अ प्लेनेट ऑफ मास 100 m। हमें कहा जा रहा है एक मून है, चांद है जिसका मास m के बराबर है और वो एक प्लेनेट की गिर्द क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है जिसका मास जो है वो उस चांद के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा है। लेट द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेनेट ऑन द मून बी डिनोटेड बाय F1। हमें कहा जा रहा है कि उस प्लेनेट की वजह से जो मून पर फोर्स अप्लाई हो रही है वो F1 के बराबर है एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून ऑन द प्लेनेट बी F2। प्लेनेट की वजह से जो मून पर फोर्स अप्लाई हो रही है वो F1 है और इस
मून की वजह से जो प्लेनेट पर फोर्स अप्लाई हो रही है वो क्या है, F2 है। हमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन से जो है वो ट्रू है। और तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है F1 इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन F2, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है F1 इज 10 टाइम्स स्मॉलर देन F2, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है F2 इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन F1, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है F2 इज 10 टाइम्स स्मॉलर देन F1 और ई में कहा जा रहा है F1 इज इक्वल टू F2। तो याद रखिएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला ये है ना, Gm1m2/r²। तो अगर हम मून की वजह से जो अप्लाई होने वाली फोर्स है, मून की वजह से जो अप्लाई होने वाली फोर्स है, अगर उस पर हम अप्लाई करेंगे तो हमें प्लेनेट का मास रखना होगा, और प्लेनेट की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रही है तो भी हमें मून का मास रखना होगा। दोनों कंडीशन में आंसर जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा। लिहाजा ये फोर्स दोनों के बिटवीन है और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, F1 इज इक्वल टू F2। F1 और F2 दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो ये MCQ 2014 में पूछा गया था और इसी 2014 में एक और सवाल जो है वो इसी चैप्टर से पूछा गया है और इसमें कहा जा रहा है इफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम 2 टाइम्स इट्स प्रेजेंट वैल्यू एंड इट्स मास remain unchanged, then how would the weight of an object on the surface of the earth be affected? हमें कहा जा रहा है if the diameter of the earth become 2 times, हमें कहा जा रहा है जमीन की जो डायमीटर है ना वो अपनी प्रेजेंट डायमीटर के मुकाबले में क्या हो जाए, जमीन की जो डायमीटर है वो अपनी प्रेजेंट डायमीटर के मुकाबले में क्या हो, 2 टाइम्स हो, एंड इट्स मास रिमेन अनचेंज, और उसका मास जो है वो अनचेंज रहे, मास पे कोई फर्क ना पड़े, देन हाउ वुड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बी अफेक्टेड। हमें कहा जा रहा है कि कोई एक शख्स है जो कि ज़मीन के सरफेस पर मौजूद है, उसके वेट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए वो है G बराबर है Gme/r²। हमारे टीचर हमें कैसे याद करवाते थे, G बराबर जी अम्मी करके याद करा देते। तो स्मॉल जी बराबर है Gme/r²। अब देखो कह रहा है डायमीटर, देखो मास सेम है, ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, दोनों सेम रहे। अब कह रहा है कि डायमीटर डबल है, तो याद रखिएगा डायमीटर और रेडियस के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। डायमीटर और रेडियस के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। अगर डायमीटर डबल है तो रेडियस भी डबल है, और अगर रेडियस यहाँ डबल होगा तो 2 के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। 2 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब G की वैल्यू 4 टाइम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और W बराबर होता है किसके, mg के। मास तो कांस्टेंट ही होगा ना उस ऑब्जेक्ट का। अब G अगर 4 टाइम कम हो जाएगी तो वजन भी क्या हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। क्योंकि अगर देखो डायमीटर और रेडियस के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन था, अगर डायमीटर डबल रेडियस डबल 2 का स्क्वायर 4 अगर यहाँ आ गया तो G की वैल्यू 4 टाइम्स कम हो जाएगी, और G की वैल्यू अगर 4 टाइम कम हो जाती है तो W बराबर होता है mg के, और mg में अगर G 4 टाइम कम होगा तो वजन भी क्या होगा, 4 टाइम्स कम होगा। और अगर वेट 4 टाइम कम है तो हम तलाश करते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए। ए में कहा जा रहा है बिकम, एक मिनट कैमरा हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। ए में कहा जा रहा है बिकम डबल, बी में कहा जा रहा है बिकम 1/4, सी में कहा जा रहा है बिकम 1/3, डी में कहा जा रहा है रिमेन सेम, और ई में कहा जा रहा है बिकम हाफ। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिकम 1/4। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर, बिकम 1/4 इज द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद आइए हम तलाश करते हैं 2015 में, देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन सा MCQ पूछा गया है। ओके ओके कैमरा मैंने फोकस कर लिया। व्हाट विल बी, ओके इसमें कहा जा रहा है व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 बॉल weighing 5 किलोग्राम व्हेन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर अपार्ट। जी की वैल्यू दी गई है 6.673 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या करनी है, बतानी है, और 2 बॉल हैं जिसका वजन 5 kg है और उनका डिस्टेंस बताया जा रहा है 0.33 मीटर है। ओके तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का हमारे पास फॉर्मूला ये है, हमने इसमें वैल्यू पुट की 6.673 एक्सपोनेंट -11, और जो मास हमारे पास है वो 5 kg है, और इसी तरीके से R की वैल्यू हमें दी गई है 0.33। अब देखो भाई, अब 0.3 अब क्या होगा, 0.33 का मैं स्क्वायर लूंगा तो क्या होगा, टाइम लगेगा, फिर उसको डिवाइड करना, ये कैलकुलेशन। अब देखो भाई एक बात जहन में रखना, किसी भी नंबर को अगर 0.33 से डिवाइड कर दिया जाए
उसकी वैल्यू जो होती है वो 3 टाइम्स बढ़ जाती है। याद रखिएगा 0.33 ना, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ। 1/3 जो होता है ना, 1/3 जो होता है वो किसके बराबर होता है? 0.33 के बराबर होता है। 1 को अगर 3 से डिवाइड करो वैल्यू 0.33 आएगी। तो इसका मतलब क्या है? 0.33 क्या है? 1/3। ये भी क्या है? 0.33 क्या है? 1/3। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, आपने 6.67 है ना, इसको 0.33 मतलब 1/3 कंसीडर करो, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? रफ एस्टिमेशन सोचो, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो 18, 6.67 है, कितना होना चाहिए? 19, 20 तक कंसीडर करना चाह रहे हो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 हो जाता है, आपने 19 किया, 19.8 के आसपास वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेट 19.8। ये खत्म हो गया। चलो भाई इसको हमने वो कर दिया, -11 अपनी जगह पर है। इसी तरीके से इसको अगर वो करो तो 3 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 75 हो गया। चलो भाई ये 75 हो गया। अब 75 को 19 पॉइंट, अब गौर से सुनिएगा, 75 को 19 पॉइंट आप जो है वो 8 से, मतलब इसको 20 कर दिया ना, 20 से अगर करो तो कितना हो जाएगा? आपके पास 1500 वैल्यू आ जाएगी। -11, अब -11 है, इसको वो करो एडजस्टमेंट तो कितना आ जाएगा? 1.5 -10 -9 -8 -8 तक इसका आंसर होना चाहिए 1.5। अब देखो इसके करीब तर, जरूरी नहीं एक्यूरेट, देखो यहाँ तो एक्यूरेट मिल गया, उसने भी रफ कैलकुलेशन की है, रफ कैलकुलेशन की ना, आप करीब तर तलाश करो। 1.5 एक्सपोनेंट -8 हमें एग्जैक्ट मिल गया है वैसे तो, लेकिन अगर एग्जैक्ट ना मिले तो करीब तर ऑप्शन जो है वो आपने क्या करना होगा? सिलेक्ट करना होगा। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके भाई, हमारा आंसर सही है। फिर इसके बाद आइए हम 2015 में ही एक और सवाल जो है वो पूछा गया है, हम उसकी तलाश में हैं, देखते हैं वो सवाल कौन सा है। क्योंकि 2015 में जो है वो KMDC वालों ने, उन्होंने टेस्ट अलग कंडक्ट किया था, तो हम देखते हैं उसमें क्या उन्होंने पूछा। ओके, इसमें कहा जा रहा है कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 balls weighing 10 किलोग्राम व्हेन प्लेस एट 1 मीटर अपार्ट, जब इनके दरमियान 1 मीटर का फासला है। चलो भाई यही फॉर्मूला हमें लगाना है, यही फॉर्मूला हम लगाने जा रहे हैं। F बराबर है G(m1 m2 over r²। अब जो G की वैल्यू हो गई 6.67 एक्सपोनेंट -11। अब क्या कह रहा है? मास दिया गया 10 दोनों का, 2 बॉल हैं 10, तो ये हो गया 100 मतलब एक्सपोनेंट 2, फासला 1 दिया गया है। तो क्या होगा? 100 का मतलब एक्सपोनेंट 2 है ना। ओके, इसमें से आप क्या करो, ये नीचे 1 ही है, 1 का स्क्वायर 1, ये हट गया। अब इसमें से 2 कम कर दो, आपका आंसर क्या होना चाहिए? 6.67 एक्सपोनेंट -9 न्यूटन। 6.67 एक्सपोनेंट -9 न्यूटन। तो क्या होना चाहिए? ओके, अब देखो 6.67 एक्सपोनेंट -9 न्यूटन आ रहा है ना, जबकि यहाँ क्या दिया हुआ है? 667 है। सिंपल क्या किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 667 एक्सपोनेंट -11 है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। इस MCQ का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद 2015 के बाद 2016 की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं इस चैप्टर से कौन सा सवाल पूछा गया है। आइए हम देखते हैं। थोड़ा कैमरा फोकस किया हमने, 1 मिनट। ओके, इसमें कहा जा रहा है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 balls ईच वेइंग 10 किलोग्राम व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट। हमें कहा जा रहा है आप ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालूम करें बिटवीन 2 बॉल, 2 बॉल के दरमियान उनका वजन जो है वो क्या है? 10 किलोग्राम व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, इनके दरमियान जो फासला है वो कितना है? 1 मीटर का। अब देखो भाई, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 बॉल, वजन दिया गया है, यही सेम सवाल है। देखो कहते हैं, कौन कहता है NTS को सवाल रिपीट नहीं होता, सेम वही है। 10 किलोग्राम आंसर क्या था? 6.67 एक्सपोनेंट -9, 6.67 एक्सपोनेंट -9, ये माइनस जो है ना थोड़ा सा मिट किया, ये 6.673 -9 क्या है इसका आंसर है। सेम वही वैल्यू के साथ ये रिपीट हुआ है। तो आपको इससे आइडिया भी हो रहा है कि NTS में कितने रिपीट होते हैं कितने नहीं। फिर 2017, 18 और 19 में चैप्टर नंबर 6 से कोई MCQ हमें नज़र नहीं आया, तो 16 तक ही इसके जो है वो सवाल पूछे गए हैं जो हमने डिस्कस किए। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।